तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि नोट्स बनाने से पहले आपको एक काम करना है, और वो काम है सिलेबस। यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस। सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे याद करें? जो भी आपके पढ़ने का जगह है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, चाहे घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी, आप सिलेबस की बुक जो आपको यहाँ से मिलती है वो पूरा माइक्रो सिलेबस या आप ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या नेट से कहीं से निकाल सकते हैं या हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे में उस सिलेबस को आप डेली पढ़ें, रीड करें। कई बार जब हम जो चीज़ बार बार देखते हैं वो हमें अपने आप दिमाग में छप जाती है। जैसे अगर आप रोज़ अपना चेहरा मिरर में देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, हाँ ये मैं ही हूँ। अचानक से कोई फ़ोटो दिखाएगा आपको, आप ही की, तो शौक तो नहीं होगी कौन आ गया, जान जाओगे ना ये मैं हूँ, क्योंकि रोज़ देखते हो अपने आप को। समझ रहे हो? तो अगर रोज़ सिलेबस को देखोगे, मतलब मल्टीपल बार देखते रहोगे, तो एक समय आएगा जब वो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ये काम करने में 3-4 महीने लगेंगे, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स। 3-4 दिन की बात नहीं सिलेबस को याद करना, इट्स अ बिग टास्क। लेकिन ये बहुत प्राइमरी टास्क है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तैयारी अधूरी ही रह जाती है। ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं, कई बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो 3-4 साल से इस जर्नी में हैं, लेकिन अब तक उनको सिलेबस नहीं याद हो पाया। और शायद एक यही चांस, यही एक प्रॉब्लम भी है, यही इशू है कि अब तक उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। इनमें से कई लोग अब तक प्री भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और सिलेबस एक बड़ा हर्डल है उनके रास्ते में। तो पहले तो आप सिलेबस को ध्यान में रखें, ठीक है। और इसके साथ साथ मल्टीपल रीडिंग करें। किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये काम कब करना है आपको? जब अपनी तैयारी के इनिशियल फेज में हो। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा पिछले सालों में, इन क्वेश्चंस को बस डेली देखना है। समझ पा रहे हो? मान लो कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, एक बैट्समैन हूँ। क्रिकेट सब लोग कभी ना कभी देखे होंगे या देखते होंगे या खेलते होंगे। मैं एक बैट्समैन हूँ। कल एक बहुत क्रूशियल मैच है जो मुझे खेलना है, एक बड़ी टीम के साथ है, और वहाँ पे कुछ खतरनाक बॉलर्स हैं जिनकी बॉलिंग अच्छी है। मेरे पास आज रात का टाइम है उनको स्टडी करने का। तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसी कोई वीडियो ढूंढूंगा ऑनलाइन यूट्यूब पे जहाँ मुझे उन बॉलर्स की बॉलिंग करने की स्टाइल दिख जाए। मैं जान जाऊँ कि अच्छा ये बॉलर लगभग किस प्रकार से बॉलिंग डालता है, ये मीडियम पेस डालता है, फास्ट डालता है, पहली की 6 बॉल में से पहली की 3 बॉल कैसे डालता है, बीच वाली बॉल कैसे मारता है, कितने इन स्विंग, कितनी आउट स्विंग, यॉर्क कितनी है इसके पास, बाउंस कितनी इसके पास है। मैं इसको देखूंगा। ये मैं देख लिया और फिर मैं इसको स्टडी करूंगा कि इसने ट्रेनिंग कहाँ से करी, इसके बारे में विकिपीडिया देख लूँगा, इसका कोच कौन रहा है, इसने पहला मैच अपना कब खेला है, कितने एज से ये खेल रहा है, कितना साल हो गया इसको खेलते हुए, और अब तक इसने पिछले 5-6 सालों में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्रूशियल मैचेस में ये विकेट्स कितने लेता है, पहले के ओवर्स में और आखिरी के ओवर्स में इसका विकेट टेकिंग रेशियो कितना हो जाता है। मतलब मैंने पूरी R&D कर ली किसके ऊपर? इस बॉलर पे। तो अब अगले दिन जब मैं ये बॉल खेलने जाऊंगा इसकी, तो जब वो मेरे सामने आएगा मैं इसी नॉलेज को इस्तेमाल करूंगा और पहली बॉल को फेस करूंगा। जब मैंने पहली बॉल फेस करी और वो अप टू द मार्क रही, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुई, तो मैं क्या समझूंगा कि मेरी एनालिसिस सही जा रही है। आपने उस बॉलर को रीड कर लिया एकदम, आप उसके हर एक बॉल को जान गए कि हाँ ये पहले बॉल ऐसे फेंकता था, अभी भी लगभग ऐसा ही फेंकेगा विद सर्टेन वेरिएशंस। सिलेबस PYQ ये बताता है आपको कि आयोग अब तक 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में या 20 क्वेश्चन मेंस में, वो क्वेश्चन नहीं वो बॉलें हैं, कैसी बॉल फेंका है आज तक और कहां से फेंकता है, सिलेबस से फेंकेगा। तो बॉल कैसी फेंक रहा है तो आगे कैसी फेंकेगा और कहां से फेंकता है। जब ये दोनों बात आप जान जाएंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहां से आते हैं, इतना जानने के बाद जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तब वो एक्चुअली में एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे, वरना वो एकेडमिक नोट्स बन जाएंगे जैसे आप अपने ग्रेजुएशन में बनाते हैं अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। अगर मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाया, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और नोट्स बना दिए, मुझे कैसे पता कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे इस नोट्स में। लेकिन अगर मैंने लेट्स से एक टॉपिक उठा लिया फंडामेंटल राइट्स, मैंने इंडियन पॉलिटी का सिलेबस पहले पढ़ लिया, माइक्रो सिलेबस, फिर मैं टॉपिक उठाया FR फंडामेंटल राइट्स। मैंने इसकी रीडिंग करने से पहले क्या किया, चेक कर लिया कि अब तक फंडामेंटल राइट्स में पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चंस किस प्रकार से प्रीलिम्स में आए हैं और क्वेश्चन किस टाइप से मेंस में पूछे गए हैं। मैंने बस रीड किया, सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं तो सॉल्व कहाँ से कर पाऊंगा अभी।
लेकिन मैंने चेक कर लिया कि दायरा कितना है, लगभग कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से। तो मुझे एक ओवरऑल एक लग गया आइडिया कि ठीक है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये जानने के बाद अब मैं रीड करूँगा फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को। जब मैं रीड कर लूँगा तो मैं जान जाऊँगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो जब फाइनली आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो आपके नोट्स में वही धार होगी जो पूछा जा रहा है। आप नोट्स वैसा बनाएंगे जैसा एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं। आपके नोट्स रैंडम नहीं होंगे। आप डिमांड समझ गए हैं और सप्लाई वैसे ही दे रहे हैं। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। डिमांड मतलब कि आपसे आयोग क्या पूछ रहा है वो यहाँ दिख गया। सप्लाई मतलब आपके नोट्स की, आप क्या लिख के आएंगे। तो जो मांगा वो दोगे, कुछ और दे दोगे। मान लो एक रिक्वायरमेंट है मेमोरी डिवाइस की, आपसे मांगा जा रहा है कि एक हमें पेन ड्राइव दे दीजिए, आपने पकड़ा दी हार्ड डिस्क, और फिर आप आर्ग्यू कर रहे हो कि सर दोनों ही तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हैं। हाँ हैं, मान लिया, लेकिन रिक्वायरमेंट डिमांड किसकी थी? पेन ड्राइव की। क्या देकर आ गए? हार्ड डिस्क। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया ना, तो ग्राहक पैसा देगा आपको? आपके पास जब आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, आपने ब्लू कलर की जीन्स मांगी, ग्रीन कलर की आ गई, रख लोगे? वापस करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि डिमांड मैच नहीं हुई है। नंबर पे क्वेश्चन क्यों देगा वो मेंस में? आपको जो मांगा है वो लिख कर आओ ना। तो नोट्स में क्या लिखोगे? जो पूछा जा रहा है। अपने मन से नोट्स नहीं बनते। तो सबसे पहला काम नोट्स बनाने के लिए, इसको ध्यान रखिए, ये आपके लिए गुरु मंत्र है कि पहले सिलेबस को चेक कर लीजिए क्या है, और पीवाईक्यू को कई बार देखते रहिए। अब जब आप नोट्स बनाना शुरू करें तो ये ब्लंडर ना करें, किसी चैप्टर को रीड करते करते नोट्स कभी ना बनाएं, वरना आपको हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लगेगा, आप पूरा चैप्टर ही छाप दोगे, एक किताब की दूसरी किताब बना दोगे धाड़ से। अगर बुक इतनी है तो नोट्स इतने होने चाहिए या इतने होने चाहिए? मैं कई बच्चों के नोट्स देखता हूँ, उनके नोट्स बुक से बड़े हैं। नोट्स का मतलब क्या है कि आपका काम हल्का हो जाए। अगर इतने बड़े नोट्स थे, बुक इतनी, तो इससे अच्छा तो हम बुक ही पढ़ लेते यार। वो हमने किया क्या? ब्लंडर, ग्रंथ बना दिया आपने अपने ऊपर वॉल्यूम का एक लोड बना लिया है। एग्जाम टाइम में जब एक ही दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना होगा और ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स इतने इतने होंगे, तो उनसे पूछो जब एग्जाम देकर आए हैं, रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में नोट्स को शॉर्ट करने की बात अभी हम करेंगे आगे। तो जब आप किसी चैप्टर को एक बार पहली दफ़ा फर्स्ट रीडिंग कर लें, उसके बाद ही नोट्स बनाएं सेकेंड रीडिंग के समय। तो जब आप लेट्स से फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ एक बार पूरा पढ़ डालिए, वहीं पे अंडरलाइन, वहीं पे हाईलाइट, आपको हर एक पॉइंट लगेगा इंपॉर्टेंट। आपने पूरी बुक ही लाल कर दी, पीला कर दिया, हरा कर दिया, हाईलाइटर का इस्तेमाल कर दिया। ये काम, ये ब्लेंडर वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है। नोट्स हमेशा कब बनाएं? ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग। जब आप दूसरी बार उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप समझ चुके होंगे हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लग रही है। और क्योंकि अब आपने पहला पॉइंट पहले ही देख रखा है बहुत समय से, आप अपने इनिशियल डेज से ही डेली सिलेबस को पढ़ते हैं और डेली पीवाईक्यूज़ को देखते आ रहे हैं, तो अब आप थॉरली जा चुके हैं सिलेबस के साथ और आपने पीवाईक्यूज़ देखा है, तो अब आपको डिमांड समझ में आ गई कि एक्चुअली मैं इस चैप्टर से नोट्स जो मैं बनाने जा रहा हूँ, यूपीएससी ने अब तक क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं यहाँ पे, तो आगे कैसे पूछेगा ये आप जान चुके हैं। मैंने देख लिया बॉलर ने बॉल कैसे फेंकी है, अगले दिन मैं खेलने गया, मैंने बॉल को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि लगभग वो वैसे ही फेंक रहा था, मैंने वैसे ही मारा। लेकिन अगर मैं बिना देखे चला जाता तो चांसेस हाई थी कि मैं पहली बॉल पे ही बोल्ड हो जाता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जब भी आपने नोट्स बनाएं, कि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स ना बनाएं, सेकेंड रीडिंग में बनाएं। और नोट्स बनाने से पहले उस चैप्टर के सिलेबस और उस चैप्टर के पीवाईक्यूज़ को पहले आप देख लें, डिमांड समझ जाएं कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो नोट्स भी वैसे ही बनाए जाएं। अब दूसरी चीज़, ये नोट्स आप अपनी भाषा में लिखें, बुक के ही लैंग्वेज को एक्सप्रेस ना कर दें, उनके सिर्फ कीवर्ड्स को उठा लें। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी का नोट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर का नाम है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो किस स्टेप में नोट्स बनाएं, आइए बात करते हैं। पहला फेज़,
आप इंडियन पॉलिटी का जब नोट्स बनाने जा रहे हैं तो पहले इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को तुरंत रिकॉल करिए। जितनी बार जिस सब्जेक्ट को तुम नोट्स बनाना शुरू करो, पहले उस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स को, सिलेबस को रिवाइज कर लो। लेट्स से अगर आप एफआर के नोट्स बनाने जा रहे हैं तो आप एफआर के नोट्स बनाने से पहले पूरा पॉलिटी का सिलेबस एक बार लगे हाथ देख लीजिए। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। आप देख लेंगे हाँ एफआर के साथ साथ बाकी भी क्या टॉपिक्स हैं। जितनी बार देखोगे सिलेबस अपने आप क्या हो जाएगा, याद होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी बार चैप्टर के नोट्स बने उतनी बार उस सब्जेक्ट के आप सिलेबस को गो थ्रू कर लें। सेकेंड फेज में जब आपने पॉलिटी का सिलेबस देख लिया है एफआर के नोट्स बनाने के लिए, अब आप नोट्स ना बनाएं। पहला काम क्या करें, नेक्स्ट काम PYQs देखें, किस सब्जेक्ट किस चैप्टर पे जिसके नोट्स बनाने वाले हैं। तो जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने वाले हैं उसका पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करिए और उस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हैं उसके PYQs को देख लीजिए। वो PYQs जो उसके प्री में आए थे प्लस मेंस में। मतलब अगर चैप्टर का नाम फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में प्री में आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं, ये बस देखना है आपको। लिखा है, सॉल्व नहीं करने बैठना है, किसका ए होगा इसका बी होगा ये नहीं करना है, बस देखना है क्या 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 पूछा जा रहा है, क्या ऑप्शंस आते हैं। अब फेज 3 चैप्टर को पहली बार फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़िए नोट्स बनाने से पहले। बिना इस समय नोट्स बनाए बस पढ़ना है, रीड करना है। जैसे मान लो नॉवल पढ़ते हो, रीड करते हो, रीड करना है। नेक्स्ट में अब आपको सेकेंड रीडिंग को इनिशिएट करना है। तो सेकेंड रीडिंग मतलब जब दोबारा से आप पढ़ने बैठेंगे, अब कुछ चीज़ें दिमाग में अब क्या आ चुकी हैं। आप इस चैप्टर का सिलेबस देख चुके हैं, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्री में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं देख चुके हैं, और आप इस चैप्टर को एक दफ़ा फर्स्ट रीडिंग में पढ़ भी चुके हैं। तो आप जान चुके हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नज़र से इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं बताने कौन आता है आपसे, आप खुद। इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं ये बताएगा कमीशन का सिलेबस और उसके PYQs। किसी और से मत पूछो क्या इंपॉर्टेंट है, ना किसी टीचर से ना अपने किसी फ्रेंड से। सिलेबस और PYQs को देखो और एनालाइज करो क्या इंपॉर्टेंट है। जो आया है और जो आता है बस वही इंपॉर्टेंट है। अब आप जब इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान चुके हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए, उन पॉइंट्स को एम्फसाइज करते हुए अपने नोट्स बनाएंगे आप। क्योंकि आप जान चुके हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट्स हाईली प्रोबेबल कि शायद इस बार भी पूछ लिया जाए, तो वो पॉइंट्स मेरे नोट्स में होने आवश्यक है। समझ रहे इस बात को। तो सेकेंड रीडिंग में जब आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो अब आपको ये पता चल गया सिलेबस क्या है और आप ये जान चुके हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप स्टार्ट करेंगे अपने नोट्स को बनाना। तो अब नोट्स बनाए कैसे कि नोट्स बहुत बड़े ना होने पाए। इनिशियली मैंने कहा था कि इन नोट्स को आपको अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में बनाना है, क्योंकि मेंस में जब आप लिखने जाएंगे तो आप अपने वर्ड्स लिखेंगे। आप ऑथर की लाइन को कोट करके वहाँ पे नहीं आ पाएंगे हर जगह। आप स्टार्ट में एंड में कुछ कुछ जगह मार पाएंगे, पर पूरे 250 शब्द, पूरे 150 शब्द किसी और ऑथर के नहीं हो सकते, वो आपके ही होंगे। तो ये एक्सरसाइज, ये ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करनी होगी अभी से। ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। जब आप किसी चैप्टर के नोट्स बनाएं, आप उसके पैराग्राफ को पढ़ लें एक बार और फिर उसको एक्सप्रेस करें अपने शब्दों में। और कैसे एक्सप्रेस करें, आपको उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो पहले डेफिनेशन लिखा कि क्या होते हैं राइट्स, उनके सेरियंट फीचर्स क्या क्या हैं, कहाँ से बोरो किया गया है, फिर आर्टिकल 12, 13, 14 सबके बारे में लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर के जो मेजर हेडिंग्स हैं उनको सब जगह लिख लीजिए, हर जगह लाइन से। मतलब हर चैप्टर की हर हेडिंग आपके नोट्स में होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। लेकिन उन हेडिंग के अंदर आप जनरली सारे की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, स्ट्रेस वर्ड्स उनको लिखिए, क्योंकि आप उन की वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को जान चुके हैं सिलेबस और PYQ को देखते हुए कि हाँ यार इन शब्दों से क्वेश्चन बने थे। अभी देखा था ये शब्द देख के मुझे याद आ रहा है कुछ, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन देखा था इससे, तो ये शब्द ज़रूरी है, इसका मतलब ये शब्द मेरे नोट्स में होना भी ज़रूरी है। और कीवर्ड्स के साथ साथ आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखिए उसमें जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे। समझना, नोट्स में हर चीज़ नहीं लिखते। नोट्स में एक चैप्टर की हर हेडिंग्स तो होगी, पर उन हेडिंग्स के अंदर जो पैराग्राफ लिखे हुए बुक के अंदर, वो पूरा पैराग्राफ नहीं होगा। उन पैराग्राफ में से बस वो पॉइंट्स होंगे जो आपको लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, भूल जाएंगे। मैं ये बात स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझना। किसी भी
बैटल फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अपना वेपन लेकर जाएंगे। अगर इंडियन आर्मी भी कहीं जा रही लड़ने के लिए तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? अपना मिलिट्री गियर, वेपन्स लेकर जाएगी। तो ये भी एक रणभूमि है और आपको अपने हथियार लेकर जाने हैं। प्रॉब्लम मेन ये है कि एग्ज़ाम रूम के अंदर आपको अपने नोट्स ले जाना अलाउड तो है ही नहीं, समझना। जिन हथियार को आप डेली बना रहे हो बैठ के, वो पोथा जो ग्रंथ लिख रहे हो, अनफॉर्चुनेटली इस हथियार को तुम लेके जा नहीं पाओगे वहाँ पर। तो जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो बिना हथियार के जाओगे? तुम जिस पे डिपेंडेंट हो तो बाहर है, जिसको आपने रंगीन पेनों से बना रखा है बहुत सारा, वो हथियार बेटा आप बाहर छोड़ के जाओगे। अंदर क्या लेके जाओगे? कुछ चीज़ें, एक पेन, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और ये 1300 ग्राम का दिमाग। तो एक्चुअली में ट्रेन किसको करना है? माइंड इज़ द अल्टीमेट वेपन। अब आपको जो लगता है कि सर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं आता, हाँ बिल्कुल भूल जाते होगे, क्योंकि अभी आपको आपके माइंड पे ट्रस्ट नहीं है। ऐसे कई बार हमें लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता कि सर ये मुझे धोखा दे सकता है या दे सकती है, ऐसा होता है क्योंकि आपको उस पर शायद ट्रस्ट नहीं है। ऐसे ही अभी आपको आपके माइंड पे भी ट्रस्ट शायद नहीं है। आपने बॉन्डिंग माइंड के साथ करी नहीं है। आपने अभी तक माइंड को ट्रेन नहीं किया है कि हाँ सुनो, यू आर माई स्लेव एंड आई एम योर मास्टर। अभी वो आपकी बात मानते ही कहाँ है? अभी वो मनमानी करता है अपनी। तो शायद इसीलिए आपको एक मिस्ट्रस्ट है कि नहीं सर मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, मैं सब कुछ लिख देता हूँ। इसीलिए आप माइंड को स्पून फीडिंग करोगे, तुम कुछ याद मत रखो, मैं सब कुछ खुद लिख दूंगा। तो आप पूरी बुक छाप देते हो। पर प्रॉब्लम क्या है? अनफॉर्चुनेटली वो बुक आप लेकर नोट्स कॉपी एग्जाम रूम में नहीं जा पाओगे। लेके क्या जाओगे? जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते। इसका मतलब जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उसको आप एग्जाम लेके नहीं जा रहे हो। मतलब आपका केस वो वकील लड़ रहा है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते। आपको आपके वकील पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और वकील को आप पर। इसका मतलब अब क्या करना है? नोट्स में उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, इंक्लूड करना है जो आपको अभी लग रहा है कि शायद आप भूल सकते हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली है एक बार और आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि एफआर की डेफिनेशन क्या, मैं जानता हूँ, मैं लिख लूँगा। तो बस ट्रस्ट करो अपने आप पे कि हाँ तुम लिख लोगे। एफआर लिखो, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन वर्ड डालो और यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, मत लिखो उसको। बस तुमको ये संकेत चला जाएगा कि हाँ यार कुछ होती है डेफिनेशन, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है कि हाँ ये होती क्या है। अभी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसको रिकॉल करेंगे। इसका मतलब जो चीज़ अभी एज ऑफ नाउ, ऑन द मोमेंट, एट द मोमेंट जो आपको लगता है कि अभी आपको याद रहेगा, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग दोज पॉइंट्स इन योर नोट्स। जो चीज़ अभी ऑन स्पॉट आपको लग रहा है, हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, शायद आप सही में भूल जाओ, हो सकता होगा, लेकिन तभी तो ट्रेन करेंगे। बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो पीछे से खड़े रहते हैं या वो सपोर्ट व्हील्स लगाते हैं, फिर जब धीरे धीरे वो सीख जाता है तो उसको हटा देते हैं, हाँ अब तुम जाओ खेलो। तो अभी हमें माइंड को सिखाना होगा कि हाँ ठीक है हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम्हें याद रहेगा। और जब वो भूलेगा तो उसको दोबारा याद करा देंगे एक बार, क्या दिक्कत है? यही तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा। तो ऐसे में जो भी आपको याद है अभी उसको मत लिखिए। रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग मतलब मत लिखो उसको नोट्स में, बस हेडिंग लिख के छोड़ दो। या उस हेडिंग के अंदर तुम्हें मान लो 5 पॉइंट्स लिखे हैं आपकी बुक में, आपको लगता है कि 5 में से 2 पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे, 3 भूल सकता हूँ मैं, तो उन 3 को लिखो और उन 2 पॉइंट्स को मत लिखो, पर पॉइंट नंबर लिख के छोड़ दो या कीवर्ड लिख के छोड़ दो, उसको पूरा एक्सप्लेन मत करो। इससे तुमने अपने माइंड को एक स्टिमुलस भेज दिया, एक सिग्नल भेज दिया कि सुनो मैं तुम पे ट्रस्ट करके इस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, तुम पे छोड़ रहा हूँ कि तुम याद रखोगे। लेकिन आपने यहाँ पे नोट कर दिया कि हाँ ये चीज़ कुछ है पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, और माइंड पे आपने तुम्हारे दबाव बना दिया कि सुनो इसको अच्छे से अभी देख लो अच्छे से, क्योंकि अब मैं ये लिखूँगा नहीं, ये तुमको यहाँ लिखना होगा अंदर। तो अब आप अपने माइंड पे प्रेशर डाल रहे हैं। दिक्कत क्या आती कि एग्ज़ाम में 2 घंटे अभी आप प्रेशर डाल के आए हैं माइंड पे, पर पूरे साल आप अपने सिर्फ हाथ पे प्रेशर डालते हो लिखने में, इस पे प्रेशर नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट ज़्यादा अपने हाथ पे उस कॉपी पे है और माइंड खुला बैठा है। ठीक है यार सब तो लिख ही रहे हो तो मैं क्या ही मतलब याद करने का। तो करना क्या है, आपने हर एक हेडिंग लिखनी है और उस हेडिंग के अंदर जो आप लिख रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखना है और उन्हीं चीज़ को लिखना है जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं। तो राइट एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स एंड यूज ओनली द की वर्ड्स एज इट इज़। ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं
ये आपको यानी तो एक हेल्प करने वाली है। क्या हेल्प करेगी? ये काम जब आप 10 दिन 12 दिन 20 दिन करेंगे, ये आपको हेल्प करेगी हाउ टू एक्सप्रेस अ बिग कंटेंट इनटू रेलिवेंट स्मॉलर कंटेंट। यही तो होता है मेंस में, आपको 1000 शब्दों की चीज़ों को 250 शब्दों में लिख कर लाना होगा, 150 शब्दों में लिख के आना होगा। तो क्या रेलिवेंट है, क्या छोड़ना है और कैसे उसको छोटे में एक्सप्रेस करना है, ये सीखना आप यहीं से सीख जाएंगे। डे 1 से मेंस के आंसर राइटिंग नहीं करनी है, पर डे 1 से नोट्स ऐसे बनाने हैं कि मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप बड़ी चीज़ को छोटे में एक्सप्रेस करना जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे क्या रेलिवेंट है और क्या रेलिवेंट नहीं है। तो यही आप प्रैक्टिस कहाँ लगाएंगे अपनी? मेंस के आंसर राइटिंग की। क्या लिखना है, क्या छोड़ देना है, ये आपकी इम्प्रोवाइज कर देगी राइटिंग स्किल्स को अपने आप में ही, और इससे आप मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना होता है मात्र 250 या 150 शब्दों में। तो ये एक्सरसाइज आप सीधे अपना कोर्स खत्म होने के बाद करें, इससे अच्छा कि आप डेली जब नोट्स बनाए तब करें। तो अभी आप में से कई लोग को जो डाउट है, सर मैंने अब तक मेंस की तैयारी नहीं करी है। अगर नोट्स ऐसे बना रहे हो या बनाओगे या बना रहे थे तो आपकी तैयारी आधी हो चुकी है। आप बड़ी चीज़ों को छोटे में एक्सप्रेस करना और रेलिवेंट चीज़ों को लिखना, यूज़ करना जान चुके हो। आधा काम आपका यही हो गया। और इसके साथ ये काम एक और हेल्प करेगा। इट्स लाइक किलिंग वेरियस बर्ड्स विद वन स्टोन्स। एक ही तीर से कई निशाने कर रहे हैं आप। नोट्स अब जब वैसे बनाएंगे आप ब्रेन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, दिमाग को याद करना सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग में ज़्यादा चीज़ों को कम में लिखना सीख रहे हैं, प्लस एक बहुत बड़ा काम आप सीख रहे हैं। ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करने वाली है बहुत ज़्यादा। किसमें? करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर के नोट्स को बनाने में और उसको शॉर्ट करने में। पेपर में जो इतने बड़े बड़े पोथे में आर्टिकल्स लिखा है, उसको भी जब आप फर्स्ट रीडिंग पढ़ें तो बिना बस देखे पढ़ लें एक बार। सेकेंड रीडिंग में आप उन चीज़ों को बस लिखें जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है और आपको लगता है कि मुझे याद रहेगा, उसको मत लिखिए, और जो लगता है आप भूल जाएंगे बस वही लिखिए। तो ये एक्सरसाइज जो नोट्स मेकिंग की है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है करंट अफेयर्स में। कैसे आगे बात करेंगे अभी, लेकिन ये हेल्प करेगी। तो आप डे 1 से ही जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके पास ये स्किल है ही नहीं, आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे। डे 1 से अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ कई बच्चे द हिंदू पढ़ते हैं, एक्सप्रेस पढ़ते हैं, उनके पास अभी सिलेबस की कवरेज ही पता नहीं क्या पढ़ते हैं बैठ के, उसके नोट बनाने बैठ जाते हैं। क्या बनाओगे तुम नोट्स जब तुमको पता नहीं कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है। जब डिमांड आपको नहीं पता है, PYQs आप नहीं जानते हैं, सिलेबस आप नहीं जानते हैं, छोटे में एक्सप्रेस करना नहीं जानते, तो क्या पोथा लिख रहे हो बैठ के वहाँ पर? ब्लंडर यहीं पे होता है। तो करंट अफेयर के नोट्स बनाने से पहले नोट्स बनाने की हैबिट और आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। अगर मुझे दौड़ना नहीं आता तो मैं मैराथन कैसे दौड़ूंगा? मैराथन दौड़ने के लिए मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत चलना दौड़ना तो आना चाहिए कि कितना ब्रीदिंग मूवमेंट होगा, कैसे पेसअप करना, कैसे उसको मेंटेन रखना है भागने की लय को। तो कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं इन चीज़ों को करने से पहले, आंसर राइटिंग करने से पहले और पेपर पढ़ने से पहले नोट्स बनाने की ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। ब्रेन पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। अब जो आपने लिखा है इसको रिवाइज कैसे करें? आपने अपने ब्रेन पे ट्रस्ट करते हुए नोट्स बना तो दिए, और उस समय आपको जो लगा कि हाँ मुझे याद रहेगा, आपने लिख दिया, पर इसकी क्या गारंटी कि वो सही में आपको याद रहेगा? वो 5 में से 2 पॉइंट जो आपने छोड़ दिए तो वो भूल जाओ तो क्या करोगे? तो उसके लिए जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको हफ्ते में एक बार, एक तो ये काम कभी ना करें, डेली रिवीजन। डेली रिवीजन करना ये एक ड्रग है, ये मत लीजिए। कभी डेली रिवाइज मत करिए। अभी शायद सब्जेक्ट आपके पास कम है इसलिए आप डेली रिवाइज कर पाते होंगे। धीरे धीरे जब सब्जेक्ट का लोड बढ़ेगा, आप कई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, इतनी जब चीज़ें पढ़ेंगे तो आप डेली उन सबको रिवाइज कर भी नहीं पाएंगे। रिवीजन का कम समय रखिए आप हफ्ते में एक बार। इसका एक और कारण भी है, अगर आप डेली रिवाइज करेंगे तो आप ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि सुनो अभी जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ लो, वैसे भी कल सुबह का मैंने अलार्म लगाया 4 बजे का, दोबारा रिवाइज करना ही है, तब पढ़ लेंगे यार। वो आज अच्छे से पढ़ेगा नहीं रात में, क्योंकि पता है कि सुबह मुझे फिर पढ़ाएगा ये चीज़। तो जब आपको पता है कि सुबह वही चीज़ दोबारा पढ़ने वाले हैं तो ब्रेन आज उस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प करेगा ही नहीं। लेकिन आप समझाओ उसको, सुनो आज हम जो पढ़ने वाले हैं आप सीधे 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे उसको, आफ्टर 1 वीक, तो अब शायद वो उस चीज़ को थोड़ा
ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि अब 1 वीक बाद ही उसको वो ग्लिम्स मिलेगा उस चीज़ का। तो अब करना क्या है आपको कि जो नोट्स आपने फंडामेंटल राइट्स के लेट्स से फॉर एग्जांपल बनाए थे यहाँ पर, उसको रिवाइज कैसे करें। रिवाइज करने के लिए जो नोट्स आपने बनाए अभी, इनको हफ्ते में एक बार रिवाइज करें। क्या करने के लिए? क्रॉस चेक करने के लिए कि एक्चुअली में जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप क्या रिकॉल कर पा रहे हैं उन पॉइंट्स को जो आपने नहीं लिखा था, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद आप उनको नहीं भूलेंगे। क्या ऐसा सही में है कि नहीं है? क्या ब्रेन सही में उन पॉइंट्स को याद रख पाया है कि नहीं रख पाया है? समझ पा रहे हो? तो अब जब अपने नोट्स आप रिवाइज करना शुरू करो फंडामेंटल राइट्स के फॉर एग्जांपल, तो आपने मान लो एक हेडिंग लिखी है, उस हेडिंग के अंदर आपने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, पर लिखे सिर्फ 2 ही हैं और 3 छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए आपने। तो उन 2 पॉइंट्स को देखते हुए उसको छुपा कर रिकॉल करो कि उस बुक में एक्चुअली में 3 पॉइंट्स और क्या थे, जो कि तुम्हें तो ये पता था कि तुमको याद रहेंगे। अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी दो अपने आप को कि हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छा। इससे ब्रेन खुश होगा। जब बच्चा अच्छा करता है तो उसको हम लोग कई बार कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। क्या करने के लिए? उसका स्प्रिट हाई करने के लिए। तो ब्रेन को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि बहुत बढ़िया, तुमने ये चीज़ याद रख ली। लेकिन अगर वो चीज़ कम याद आ रही है या याद नहीं आई तो अब क्या करो? पहले ब्रेन को स्टिमुलस दो कि सुनो ये पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा। जो चीज़ आपने ब्लैंक लिखी थी वहाँ पे स्टार मार्क करो कि जो भी था मैं भूल गया, मुझे नहीं याद आ रहा। और अब दोबारा उस बुक को खोलो जहाँ से आपने नोट्स बनाए थे और उस पॉइंट को एक बार और रिवाइज करो। लिखो अभी मत, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंट में तुमको पता था कि ये चीज़ तुमको याद रहेगी, लेकिन तुमने अपने नोट्स में वहाँ पे स्टार मार्क कर लिया, ये सिग्नल देने के लिए मैं इसको एक बार भूल चुका हूँ, ताकि ब्रेन को अब ये याद रहे कि वो कई बार बोलता तो है कि याद रहेगा, पर एक्चुअल में कई बार भूल भी जाता है। ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो अब आपने क्या किया? उस भूले हुए पॉइंट को दोबारा बुक से देखा, एक बार ध्यान से पढ़ लिया, यहाँ स्टार मार्क कर लिया और फिर कोने बुक वापस बंद कर दी। अब दोबारा अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं आप। और लेट्स से अब आपने आर्टिकल 12 पे पहुँचे, वहाँ पे आपको याद ही नहीं आया कि स्टेट क्या होता है। उस समय आपको याद था कि हाँ स्टेट क्या होता है। आप दोबारा से पढ़ो खोल के बुक को। इसका मतलब बुक तभी खुलेगी जब आप अपने नोट्स के उन हेडिंग्स के अंदर जो पॉइंट आपको लग रहा था कि याद है, जब वो भूल रहे हैं तभी बुक को दोबारा खोलिए। बुक को बार बार नहीं खोलना चाहिए। 17-18 बार एक ही बुक को पढ़ने मतलब क्या कि आपकी एफिशिएंसी बेकार है। वो काम जो एक बार में हो जाना चाहिए था वो 17 बार में क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं सर मैंने किताब 20 बार पढ़ी है। इसका मतलब क्या है? गाड़ी ज़्यादा तेल पीती है आपकी, आप एफिशिएंट थोड़ी ना हैं। और इस बात को आप तारीफ़ क्या कर रहे हो बैठ के? ये अचीवमेंट थोड़ी ना है कि 20 बार पढ़ना पड़ता ताकि वो काम हो पाया। नोट्स एक बार बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, और जब हमारे नोट्स हमको याद नहीं आएंगे तभी वो किताब खुलेगी। और वो भी किताब पूरी नहीं, उस किताब का वो पन्ना और वो पैराग्राफ जहाँ हम भूले हैं। पूरी किताब कभी नहीं पढ़ेंगे बार बार। इससे आप ब्रेन पे ट्रस्ट कम करते हैं, उस किताब पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली किताब आप एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाने वाले हैं। क्या लेके जाओगे? किताब, ब्रेन वाली किताब, जो ब्रेन के अंदर माइंड मैप बुक आपकी है। तो अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन अनरिटन पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स आपने लिखे नहीं है, अनरिटन पॉइंट्स, अगर उनको आप रिकॉल ना कर पाओ तो अब समय आ गया है कि आप वापस से खोलिए क्या अपनी किताब और इन पॉइंट्स को आप दोबारा रिवाइज करिए। रिवाइज करने के साथ साथ हेडिंग सेक्शन जहां आपने नोट्स में लिखा था वहां पे एक एस्ट्रिक बना लीजिए कि हाँ इस हेडिंग के अंदर कुछ चीज़ें मैं भूलता हूँ जो मैंने नहीं लिखी है, ताकि दिमाग को याद रहेगा अगली बार रिवाइज करने में कि हाँ यार ये स्टार मार्क क्यों था, अच्छा मैं कुछ भूला था क्या, देखिए आज याद है कि नहीं याद है। अगर याद है तो आप शाबाशी दो कि हाँ मुझे याद है। और लेट्स से अगर अगली बार भी याद नहीं हुआ, क्योंकि आपको रिवाइज हर हफ्ते करना है एक बार, तो इससे धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर ब्रेन ट्रेन होगा। बेटा ट्रेनिंग एक दिन में नहीं हो जाती। कोई भी चीज़, अगर कार चलाना भी सीखना है एक दिन में सीख लेते हो क्या? एटलीस्ट एक हफ्ते का होता है एक शेड्यूल। आप सीखते हो, धीरे धीरे ब्रेन मैप करता है कि हाँ भाई ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ऐसे चलाना होता है। तो ब्रेन को जब तुम सिखाओगे कि ऐसे याद करना होता है तो वो धीरे धीरे याद करना शुरू करेगा। अब वो दिमाग जो लगभग आई थिंक 20 सालों से बंद है, इस प्रकार से सोच नहीं रहा है, वो कैसे एक दिन में सोच लेगा? वो चीज़ उसने कभी करी नहीं आज तक जो अपनाने वाले हो, वो यूज टू नहीं है। आपको उसे हैबिचुअल बनाने के लिए ये काम कई बार कराना पड़े। मतलब जो नोट्स आप भूल रहे हैं उसको रिवाइज तभी करिए, बुक तभी खोलिए जब आपको पॉइंट्स याद ना आए, और ये एक्टिविटी आप हफ्ते में एक बार करिए। अभी हम बात करेंगे टाइम टेबल की, तो मैं बताऊंगा कि हफ्ते में अगर 7 दिन हैं तो टाइम टेबल आप जो बना रहे हैं वो सिर्फ 6 दिन का बनाएं, 6 डेज़ का। उसमें भी 6 दिन में से सिर्फ 5 दिन नया पढ़ें और 1 दिन जो बचा है उसमें क्या करें? सिर्फ रिवाइज करें।
क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में समय के साथ सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट आपने आज पढ़ा है वो आपका एक एक्सपर्ट जोन है। जैसे कई लोग ने मुझसे पहले पॉलिटी पढ़ा था तो शायद उनको तब याद होगा, लेकिन अब एक मैथ अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो अब वही जो उनकी ताकत थी वो उनकी कमज़ोरी बन जाएगा। तो सब्जेक्ट्स पढ़ना एक अलग बात है, उनको रिवाइज करना दूसरी बात है। इसका मतलब नए नए सब्जेक्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन पुराने सब्जेक्ट जो एक समय आपकी स्ट्रेंथ थे उनको आप किस प्रकार से वापस मेंटेन रखे रहोगे स्ट्रेंथ में, यहाँ पे आता है रोल किसका, रिवीजन का। तो हफ्ते में अगर 7 दिन है तो आप सिर्फ 5 दिन नई नई चीज़ें पढ़िए, एक दिन से क्या करिए, रिवाइज करिए, और 7वें दिन क्या करना है वो आगे बताऊंगा अभी। तो रिवीजन जो है इट शुड बी अ वीकली एक्टिविटी, नॉट अ डेली टास्क। डेली आप मत करिए, वो स्पून फीडिंग है, क्योंकि आप ब्रेन को क्या कहते हो कि सुनो बस 24 घंटे की बात है, अगले दिन मैं दोबारा तुमको पढ़वाऊंगा। इसका मतलब ब्रेन में ये इम्पैक्ट जा रहा है कि सुनो हमें रिटेंशन सिर्फ 24 आवर्स रखना है। एग्ज़ाम जब देने जाएंगे आपको साल भर की कई चीज़ें एक साथ रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी। आपको ब्रेन पे ट्रस्ट करना होगा कि कोई बात नहीं, बिना रिवाइज किए भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ वो, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आपको इस प्रकार से पढ़ना है, नोट बनाना कि आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रखो, गजनी ना बन जाओ कि सुबह उठे तो भूल गए। अभी ऐसा होता होगा, लेकिन जब हम ट्रेन करेंगे, आमिर खान में जब ट्रेन करता है अपने आप को तो याद करना सीख लेता कि हाँ ठीक है मुझे याद रहना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस फिर नहीं होता। लेकिन अगर आप डेली रिवाइज करेंगे तो वो आप एक ड्रग ले रहे हैं और फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे, मुझे डेली रिवाइज करना है। एग्जाम के दिन रिवाइज कैसे करोगे, इतने सारे टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे। तो रिटेंशन पावर बढ़ाना होगा। पहले आप 5-5 दिन का बनाएंगे, आगे जब हम बात करेंगे 1-1 महीने का बनाएंगे, और फिर आगे जाके 6-6 महीने बनाएंगे कि आपको पुरानी 6 महीने वाली चीज़ भी यहाँ मैप हो। हम लोग नोट्स बनाते हैं वहाँ पे माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब यहाँ होना चाहिए, कॉपी पे नहीं। ये कंटेंट राइटर्स ने जो नया टर्म बना रखा है, माइंड मैप बना दो हर चीज़ का। माइंड मैप बेटा बनाते नहीं हैं, वो यहाँ पे सेव होना चाहिए। वो मैप माइंड पे नहीं है, वो मैप कहाँ है, कॉपी में। कॉपी मैप हो गया ना वो, तो समझ रहे हो। तो माइंड को ट्रेन करना अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग फेज में है। ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे जो अभी आपने नोट्स बनाया, आपने हर चीज़ तो लिखी नहीं है, सिर्फ वही लिखा जो आप भूल रहे हैं, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर वीक रिवाइज भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आगे जाके 1 महीने के अंदर आपके नोट्स छोटे बनेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ नहीं लिखा है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ हैं, और वो चीज़ें जो आप भूलते हैं बस वो वही हैं। ध्यान रखना, नोट्स में हमेशा वही चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। गिलास में जब पानी ज़्यादा हो जाए तभी हम दूसरे वेसल में उसको डालेंगे। तो अगर दिमाग में वो चीज़ आ रही है तो उसको दिमाग में ही रख लीजिए, उसको कहीं और मतलब कॉपी में मत डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अपना माइंड लेकर ही जाने वाले हैं। पहले माइंड को फुल करिए, कॉपी बाद में फुल कर लीजिएगा। हम कॉपियाँ भरते हैं, दिखाते सर मैंने देखिए 12 कॉपियाँ भर दी, 20 पेन खाली कर दिए, यहाँ कितना भरे, इस पर कोई बात नहीं करता। तो ये बात बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है आपको कि जितना ज़्यादा आप बड़े नोट्स बना देंगे, द बल्कियर योर नोट्स आर द मोर डिफ़िकल्ट द रिवीजन विल बी। जितना आप बड़े ग्रंथ बनाएंगे उतना रिवाइज करना मुश्किल होगा। लेकिन ये जो अभी आपने टास्क सीखा है अभी मेरे साथ, इससे आपके नोट्स बल्कि नहीं छोटे बनेंगे। उनको रिवाइज करना अपने आप क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उनको बाद में अलग से आपको शॉर्ट भी नहीं करना होगा। जो मैं कई लोग को शॉर्ट करना बताता था, वो काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बड़े नोट्स बना दिए। अगर हम डे 1 से ही नोट्स को छोटे रखेंगे, वो नोट्स कभी हमें बाद में शॉर्ट करना भी नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग से हमने छोटे कर दिए उसको, ठीक है। तो ये बात मैं तब से स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जो ओनली वेपन जो आप एग्ज़ाम में लेके जाने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो क्या है आपका, इट्स योर ब्रेन एंड नॉट योर बल्कि नोट्स। तो ब्रेन को ट्रेन करेंगे, इस पर उतना एम्फेसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली एंड डू रिमेंबर एंड रिकॉल द रेलिवेंट कंटेंट्स। बार बार हर हफ्ते रिवाइज करिए, दिमाग को ट्रेन करिए, और कम कम चीज़ें लिखिए, हेडिंग सारी लिखिए। नोट्स लिखने से पहले उसके सिलेबस को रिकॉल करिए, उसके PYQs को देखिए, ताकि आप रेलिवेंट चीज़ें ही लिखें। फालतू की चीज़ें जो नहीं आती हैं, जो नहीं पूछी गई, उसको लिखें ही ना, काम ही खत्म।